हेलो प्यारे बच्चों। तो आज हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं अपने 9th क्लास के केमिस्ट्री के पहले चैप्टर का, जिसका नाम है एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशन। तो इस क्लास के अंदर हम सारे बेहतरीन सवाल करेंगे। आज हम एक साइंटिस्ट की तरह एक्ट करेंगे और हर एक सवाल में क्लू ढूंढने की कोशिश करेंगे और उससे जवाब निकालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल हमारे पास आज क्या है? सबसे पहला सवाल है हमारे पास, Which of the following mixtures are correctly classified? Which of the following mixtures are correctly classified as homogeneous? Homogeneous के लिए HM शब्द लिखा हुआ है इन्होंने, एंड heterogeneous जिसके लिए HT लिखा हुआ है। चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा होमोजीनियस है, कौन सा हेट्रोजीनियस है, क्या सही दे रखा है, क्या गलत दे रखा है। तो ये सवाल करने से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या होता है। होमोजीनियस मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर होता है जहां पे कॉम्पोजिशन क्या होती है? यूनिफॉर्म। जहां पे कॉम्पोजिशन होती है यूनिफॉर्म। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर वो होता है जहां पे कॉम्पोजिशन होती है नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, तो अब देखते हैं अपना पहला ऑप्शन। पहले ऑप्शन में बोला है एयर होमोजीनियस, सही है। मिल्क हेट्रोजीनियस, बिल्कुल सही है, क्योंकि मिल्क एक कोलॉइड होता है और मिल्क हेट्रोजीनियस में गिना जाता है। शुगर शुगर सॉल्यूशन होमोजीनियस, सही है। स्मोक होमोजीनियस, गलत। स्मोक हेट्रोजीनियस होता है। तो पहला ऑप्शन तो हो गया गलत, क्योंकि ये भाई साहब है हमारे गलत। बाकी ऑप्शन देखते हैं। देखो प्यारे बच्चों, ब्रास हेट्रोजीनियस, ये गलत दे रखा है। ब्रास हेट्रोजीनियस नहीं होता, ब्रास होमोजीनियस होता है। फॉग हेट्रोजीनियस, सही दे रखा है ये। विनेगर हेट्रोजीनियस, ये विनेगर जो है, विनेगर बनता है एसिटिक एसिड एंड वाटर के मिक्सचर से, तो ये भी गलत दे रखा है। मडी वाटर होमोजीनियस, ये भी गलत दे रखा है, तो ये भी हमारा गलत है। ब्रॉन्ज सल्फेट सॉल्यूशन, ब्रॉन्ज सल्फेट सॉल्यूशन होमोजीनियस, बिल्कुल सही है। सॉल्ट सॉल्यूशन होमोजीनियस, बिल्कुल सही है। मिल्क होमोजीनियस, गलत है। मिल्क होमोजीनियस नहीं होता, मिल्क हेट्रोजीनियस में गिना जाता है, तो हमारा ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। मडी वाटर हेट्रोजीनियस, सही है। मिल्क हेट्रोजीनियस, सही है। ब्लड हेट्रोजीनियस, सही है। ब्रास होमोजीनियस, सही है। तो इनमें से ऑप्शन नंबर 4, फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट है। बाकी ये 3 गलत मैच कर रखी है। ठीक है, समझ में आया? अब बढ़ते हैं अगले सवाल पे बढ़िया से। तो देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, पढ़ो मेरे साथ साथ, आओ। चूज द करेक्ट ऑप्शंस। ऑप्शंस मतलब कि प्लूरल बोला है यहां पे, एंड एक्सप्लेन द रीजन फॉर द करेक्ट एंड इनकरेक्ट ऑप्शन। अगर तुमने किसी को ये बोला कि ये गलत है, तो तुम्हें इसका रीजन भी देना पड़ेगा, और करेक्ट और इनकरेक्ट का तुम्हें रीजन भी बताना है यहां पे। विच अमंग द फॉलोइंग मिक्सचर्स शो टिंडेल इफेक्ट। टिंडेल इफेक्ट क्या होता है? जब लाइट पास होती है किसी सॉल्यूशन से, तो जो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं वो लाइट को स्कैटर कर देते हैं, फैला देते हैं। ठीक है, अगर ये चैप्टर पूरा मैंने डिटेल में जूनियर मंत्रा के यूट्यूब चैनल पे वन शॉट डाला हुआ है, उसको आप देख लीजिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो टिंडेल इफेक्ट अगर मैं समझाऊं आसान भाषा में, कि सॉल्यूशन के पार्टिकल जब लाइट को स्कैटर कर देते हैं, उसे हम कहते हैं टिंडेल इफेक्ट। कौन टिंडेल इफेक्ट दिखाएगा? ऑयल एंड वाटर नहीं दिखाएगा, क्योंकि इनके पार्टिकल्स का साइज बहुत छोटा होता है, तो इनके बस की नहीं है। और सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड वाटर, कॉपर सल्फेट एंड वाटर ये भी एक होमोजीनियस और एकदम ट्रू सॉल्यूशन है, यहां पर भी पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे होंगे, तो ये भी नहीं हो सकता। अब मिक्सचर ऑफ स्टार्च एंड वाटर, यस, स्टार्च एंड वाटर दिखाएगा टिंडेल इफेक्ट, क्योंकि उसके पार्टिकल्स का साइज बड़ा होगा, तो आराम से दिखा सकता है ये। एसीटोन एंड वाटर ये भी नहीं दिखाएगा। ऑयल एंड वाटर क्योंकि आपस में मिक्स नहीं होंगे, वो सॉल्यूशन ही नहीं बनेगा ढंग से, तो पहला नहीं हो सकता। दूसरा कॉपर सल्फेट एंड वाटर ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट सवाल क्या है। अ केक रेसिपी, हम एक केक बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? केक। अ केक रेसिपी यूजेस ड्राई इंग्रेडिएंट्स, सूखे सूखे इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल कर रहे हैं। 75 ग्राम चीनी का इस्तेमाल हो रहा है, 75 ग्राम ऑफ शुगर, 420 ग्राम ऑफ ऑल पर्पस फ्लोर, आटे का इस्तेमाल हो रहा है, एंड 5 ग्राम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम बेकिंग सोडा कहते हैं। ठीक है, सवाल में बोला है एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ ईच कंपोनेंट इन द मिक्सचर यूजिंग एप्रोप्रिएट मेथड। हमें इसको
कंसंट्रेशन की टर्म्स में बताना है। तो कैसे बताएंगे कंसंट्रेशन की टर्म्स में? तो हम दिमाग लगाते हैं। हमारे पास तीन चीजें हैं, ठीक है। हमारे पास शुगर है, हमारे पास फ्लोर है, और हमारे पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। ये तीन चीजें हैं। ये दिया हुआ है 5 ग्राम, ठीक है। अ, ये दिया था 420 ग्राम। हमारे पास आटा और चीनी दे रखी थी 75 ग्राम। हमें सबका कंसंट्रेशन निकालना है, मास परसेंट निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो ऐसे निकालेंगे। देखो पहले टोटल मास देखो, टोटल मास कितना है, तीनों को जोड़ दो। टोटल मास कितना आएगा? 75 प्लस 5 प्लस 420, ये आ गया 500 ग्राम। तो इसका जो टोटल मास है वो है 500 ग्राम। और हमें यहां पर अगर मास परसेंट निकालना है, कंसंट्रेशन निकालना है एक एक का, तो सबसे पहले शुगर का निकालते हैं। तो अगर हम शुगर का मास परसेंट निकालें तो शुगर का मास 75, टोटल कितना है 500 इंटू में 100। इसको हम सॉल्व कर देंगे, ये शुगर का आ जाएगा। सिमिलरली ऐसे ही हम अपने फ्लोर का निकालते हैं। तो अगर हम फ्लोर का आटे का निकाले तो 420 अपॉन में 500 बाई मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मास इनटू में 100, ये इसका आ जाएगा। फिर अगर हम बेकिंग सोडा का, जैसे हमें सवाल में बोला था सबका निकालना है, तो सवाल में भाई बेकिंग सोडा भी तो दिया हुआ था ना, तो बेकिंग सोडा का कैसे निकालेंगे? बेकिंग सोडा 5 ग्राम और ये 500 इंटू में 100, तो ये बहुत प्यार से 0 से 0 करके 5% आ जाएगा। तो ऐसे हम मास परसेंट निकाल लेंगे। मैंने इनको सॉल्व नहीं करा, आप अपने पेपर के समय इसको जरूर पूरा सॉल्व करें। तो ये था हमारा सवाल। इसमें एक और पार्ट था, उसको भी देखते हैं। तो सवाल ये था कि कैसे हम इसको अप्रोप्रिएट मेथड से कंसंट्रेशन को बताएंगे। तो दिस वाज द क्वेश्चन। सेकंड, अ ब्रास अलॉय कंटेन्स 70% कॉपर बाय मास, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ कॉपर एंड जिंक प्रेजेंट इन 120 ग्राम ऑफ ब्रास। तो ये भी बहुत ही बेहतरीन और एकदम अच्छा कॉम्पिटेंसी बेस्ड का सवाल है कि हमारे पास एक अलॉय है ब्रास, ठीक है। तो ब्रास एक अलॉय होता है। अलॉय का मतलब होता है मिक्सचर ऑफ मेटल्स। ये दो चीजों से मिलकर बनता है, कॉपर एंड जिंक से, ठीक है। सवाल में ये बोला है, अगर हम सवाल को देखें कि कॉपर 70% दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 70%। अगर ये टोटल 100 ग्राम था तो कॉपर का कंट्रीब्यूशन कितना है इसमें? 70 ग्राम। तो जिंक कितना होगा? 30 ग्राम, ठीक है। और हमसे अब ये बोला है सवाल के अंदर कि अब बताओ कि कॉपर कितना है, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ कॉपर एंड जिंक प्रेजेंट इन 120 ग्राम ऑफ ब्रास। लेकिन 100 ग्राम में ये 70 है, ये 30 है, तो 120 ग्राम में कितना होगा? तो बहुत आराम से निकल जाएगा ये। हमें क्या करना है, देखो ऐसे करेंगे इसको। हमें इतना पता है कि अगर 100 ग्राम टोटल सॉल्यूशन है तो 100 ग्राम में कॉपर कितना है? 70, ठीक है। तो 1 ग्राम में, इसे कहते हैं यूनिटरी मेथड, एक की वैल्यू निकाल लो, बाकी तुम जितना मर्जी निकाल सकते हो। 100 रुपए में 70 टॉफी आ रही है, तो भाई 1 रुपए में कितनी टॉफी आएगी वो निकाल ले, 70 बाय 100, ठीक है। हमें कितने का निकालना था? 120 का निकालना था। तो 120 के लिए आ जाएगा 70 अपॉन 100 इंटू में 120, 0 से 0 कट के मर गया, 0 से 0 कट के मर गया, 84 आ गया भाई। कितना आ गया? 84। कॉपर कितना होगा 120 में? 84। 84 ये हो गया कॉपर। तो जिंक कितना हो गया? इसमें 6 जोड़ 90, तो आ जाएगा हमारा ये 36 ग्राम आ जाएगा हमारा जिंक। सिंपल, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आई कि इस टाइप के सवाल भी अब 9th क्लास में पूछे जाते हैं। अब आसान नहीं रह गया है, चीजें मुश्किल कर दी गई है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। तो हमने फोर्थ भी कर दिया, अब देखो ये वाला फिफ्थ। तो देखो क्या बोला हुआ है सवाल में, द लेबल ऑन अ कुकिंग ऑयल। तुम गए दुकान से तेल खरीदने, और जब तुम तेल की बोतल खरीद के लाए तो उसके ऊपर क्या दिया हुआ था कि 1 लीटर है 910 ग्राम के बराबर। द लेबल ऑन अ कुकिंग ऑयल पैक सेज 1 लीटर इज 910 ग्राम। इफ दिस ऑयल इज मिक्सड विद वाटर, अगर हम तेल को पानी में मिला दें तो भाई पहले तो ये दोनों मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि दोनों की डेंसिटी अलग अलग होती है। ये तो फिजिक्स हो गई। अगर इनकी मैं केमिस्ट्री बताऊं, पानी पोलर होता है, ऑयल नॉन पोलर होता है, तो वैसे ही नहीं मिलेंगे ये दोनों। विद वाटर विल इट फॉर्म अ सेपरेट लेयर? यस, दे आर गोइंग टू फॉर्म अ सेपरेट लेयर। इफ सो, विच सब्सटेंस विल बी ऑन टॉप? ऊपर कौन होगा?
ऊपर वो होगा जो हल्का होगा, ठीक है, वो होगा तेल। तेल ऊपर होगा और पानी नीचे होगा, क्योंकि पानी की डेंसिटी होती है ज्यादा। पानी कैसे कैसे पता चला डेंसिटी का? क्योंकि यहां पे बोला हुआ था 1 लीटर 910 ग्राम के बराबर है ऑयल, लेकिन पानी अगर 1 लीटर होता तो 1000 ग्राम के बराबर होता। पानी की डेंसिटी ज्यादा होती है, और किसी भी चीज की डेंसिटी अगर पानी से कम है तो वो उसके ऊपर तैरेगा। अगर मैं पानी में छलांग लगाऊं, ठीक है, अगर मैं पानी में छलांग लगाऊं और मेरी डेंसिटी पानी से ज्यादा है तो मैं डूब के मर जाऊंगा। लेकिन जैसे ही मैं मरूंगा तो मेरी बॉडी फिर पानी में तैरने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि मेरे शरीर में भर जाएगा पानी और मेरा वॉल्यूम बढ़ जाएगा और मेरी डेंसिटी घट जाएगी। तो अगर किसी चीज की डेंसिटी कम होती है तो वो तैरता है, ठीक है। अब आगे क्या पूछा है? हाउ विल यू सेपरेट द टू लेयर्स? भाई इन दोनों लेयर्स को मैं सेपरेट कैसे करूंगा? तो इसको हम सेपरेट करते हैं इस टेक्निक से। ये जो आपको स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूं आपको, ये होता है सेपरेटिंग फनल। ये रहा आपके पास ऑयल, ये रहा पानी। यहां से हम इसको ओपन कर देंगे, सारा पानी अलग हो जाएगा, और जैसे ही सारा पानी अलग हो इसको रोक देंगे और तेल फिर अलग हो जाएगा। तो सेपरेटिंग फनल की मदद से हम ऑयल एंड वाटर को अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। चलो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अब हम अगला सवाल बताओ फटाफट से। अगला सवाल है असर्शन रीजन। सॉल्यूशंस डू नॉट एग्जिबिट्स टिंडल इफेक्ट। बिल्कुल सही। अरे शुगर सॉल्यूशन के बस की होती है टिंडल इफेक्ट दिखाना? नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल्स बहुत छुटकू छुटकू नन्नू मुन्नू से होते हैं, वो आती हुई लाइट को स्कैटर नहीं कर सकते, नहीं कर पाते। तो ये बात याद रखना, ट्रू सॉल्यूशंस टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाते। रीजन क्या बोला है? द पार्टिकल्स इन अ सॉल्यूशंस आर लार्जर देन 100 नैनोमीटर, सो दे कैनॉट स्कैटर लाइट। अरे बकवास बात भाई, ट्रू सॉल्यूशन के अंदर पार्टिकल का साइज इससे बड़ा होता ही नहीं है। तो असर्शन सही है, रीजन गलत है। कौन सा ऑप्शन हो गया? ए इज टू आर इज फॉल्स। सिंपल, ठीक है। इसी टाइप के सवाल अब आपको प्रैक्टिस करने हैं, बिकॉज व्हेन यू आर गोइंग टू गिव द एग्जाम ऑफ एनडीए, जेई, नीट, एनी एग्जाम, और फॉर द सेक ऑफ लाइक यूपीएससी एंड ऑल, यू आर गोइंग टू गेट दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन, असर्शन एंड रीजन। तो ये आपको अभी से प्रैक्टिस करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल जो है हमारा, हाउ वुड यू सेपरेट द मिक्सचर्स इन गिवन। अब इसमें बोला है, अब बहुत छोटा दिख रहा होगा आपको, तो इस सवाल को मैं आखिरी में आपको बताऊंगा थोड़ा जूम करके। अभी इसको हटाते हैं। इसमें बोला है मड को मडी वाटर से कैसे सेपरेट करेंगे भाई? फिल्टर पेपर लगाकर। थोड़ा ज्यादा छोटा हो रहा है, मैं कोशिश करता हूं आपको बड़ा करके दिखाने की, बट मुझे लगता नहीं ये तब भी आपको क्लियर, अब थोड़ा थोड़ा क्लियर दिख रहा होगा आपको। देखो, और ऐसे ही बताया तो आपको, मड को मडी वाटर से अलग करना हो तो भाई फिल्टर पेपर लगा दे। यहां पे सिंपल फिल्टर पेपर को यूज करो, जो मड है वो अलग हो जाएगा। प्लाज्मा को खून से अलग करना है, सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक का इस्तेमाल कर, गोल 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 तेजी से घुमाओ उसको, जो हैवियर पार्टिकल्स है वो ऊपर आ जाएगा, दूर हो जाएंगे वो। ये बिल्कुल हम दही जमाने के लिए यूज करते हैं, जो दही नहीं मक्खन बनाने के लिए जो टेक्निक यूज करते हैं वो सेंट्रीफ्यूगेशन यहां पर भी यूज होगा। नेफिथिलीन एंड सैंड, सिंपल हीट कर देंगे नेफिथिलीन, नेफिथिलीन सॉलिड से सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, सब्लिमेशन। यहां पे सब्लिमेशन। चॉक पाउडर एंड कॉमन सॉल्ट, चॉक पाउडर एंड कॉमन सॉल्ट कैसे अलग करेंगे? इसमें मिला पानी, पहले तो मिला पानी और उसके बाद लगा दे फिल्टर पेपर, आराम से चॉक सेपरेट हो जाएगी। कॉमन सॉल्ट एंड वाटर, इसमें हम करेंगे इवापोरेशन, क्योंकि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है। पानी इवापोरेट हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस पर, नमक वहीं का वहीं रह जाएगा। नमक का बॉइलिंग पॉइंट कमेंट सेक्शन में बताओ कितना होता है। फिर ऑयल एंड वाटर सेपरेटिंग फनल अभी हमने देखा। पिगमेंट्स ऑफ द फ्लावर, अरे जो पत्तों में कलर्स होते हैं अलग अलग, सुंदर सुंदर से जो कलर्स होते हैं, इनको हम कैसे अलग करते हैं? इनको हम अलग करते हैं क्रोमेटोग्राफी से। किससे? क्रोमेटोग्राफी से। नेक्स्ट सवाल अब है हमारे पास, हमने ये भी देख लिया। अब सवाल ये एक और बहुत बेहतरीन, देखो ध्यान से पढ़ो। टू मिसिबल लिक्विड्स, दो ऐसे लिक्विड्स हैं जो आपस में घुल सकते हैं, घुल जाते हैं, ठीक है। टू मिसिबल लिक्विड्स ए एंड बी आर प्रेजेंट इन अ मिक्सचर। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए इज 60 डिग्री सेल्सियस। ए का बॉइलिंग पॉइंट 60 डिग्री सेल्सियस है और बी का बॉइलिंग पॉइंट 90 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। सजेस्ट अ मेथड टू सेपरेट देम, ऑल्सो ड्रॉ अ लेवल डायग्राम टू शो द मेथड सजेस्टेड। दो लिक्विड्स हैं, दोनों आपस में बहुत आराम से घुल जाते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं, पानी और शराब। पानी और शराब का एक मस्ट ट्रू सॉल्यूशन बनता है, ठीक है। अब इनका बॉइलिंग पॉइंट खैर अलग होता है, जो सवाल में दिया है उससे। पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल करता है, अल्कोहल 78 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल करता है। जब दोनों को हीट करते हैं
तो सबसे पहले अल्कोहल गायब हो जाएगी और ग्लास में सिर्फ पानी रह जाएगा। इसे हम कहते हैं डिस्टिलेशन। तो डिस्टिलेशन की मदद से हम दोनों को अलग कर सकते हैं, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। जैसे ये मैंने आपको डायग्राम यहाँ पे दिखा रखा है, सेपरेटिंग टू मिक्सिबल लिक्विड्स ए एंड बी। तो यहां पर हम इस्तेमाल करते हैं डिस्टिलेशन टेक्निक का, ठीक है। जैसे लिक्विड ए 60 पे था, ये 90 पे था, तो आराम से इनको हम डिस्टिलेशन की मदद से अलग करते हैं। 60 डिग्री सेल्सियस 60 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर लेके जाएंगे, 60 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर लेके जाएंगे, तो जो हमारा लिक्विड ए है वो तो बॉइल कर जाएगा और हमारा लिक्विड भी वहीं का वहीं रह जाएगा। तो हो गया भाई अलग, डिस्टिलेशन का यूज करते हैं हम इसके अंदर। नेक्स्ट सवाल, कंपेयर इवापोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन एंड डिस्टिलेशन, ठीक है। भाई इवापोरेशन हम यूज करते हैं अगर कोई सॉलिड लिक्विड के अंदर डिसॉल्व है और मुझे उस सॉलिड को अलग करना हो, तो मैं इवापोरेशन का यूज करूंगा। जैसे पानी में से नमक को अलग करना, डांडी मार्च जो गांधी जी ने करा था, ठीक है। तो वहां पर जाके क्या किया था, पानी को बॉईल किया था, नमक वहीं रह गया था, पानी अलग हो गया था। बट वो इम्प्योर फॉर्म में मिलता है। अगर चीजों को जल्दी जल्दी में इम्प्योर फॉर्म में ही करना हो तो इवापोरेशन का यूज करो। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन में सॉलिड लिक्विड के अंदर डिसॉल्व है, लेकिन इस टेक्निक में जो आपको सॉलिड मिलता है, चीनी के क्रिस्टल्स मिलते हैं, वो प्योर मिलते हैं। यहां पर इम्प्योर होगा इवापोरेशन में और यहां पर क्या होगा, प्योर होगा। और डिस्टिलेशन कब होता है, डिस्टिलेशन लिक्विड और लिक्विड के लिए यूज होता है आमतौर पे जब दो मिसिबल लिक्विड्स होते हैं, तब इस टेक्निक का यूज किया जाता है। इन विच सिचुएशन वुड यू प्रेफर, भाई किस सिचुएशन में प्रेफर करूंगा, देख क्रिस्टलाइजेशन को इवापोरेशन के ऊपर कब प्रेफर करूंगा, व्हेन द सॉलिड इज सेंसिटिव टू हीट। जब कोई सॉलिड सेंसिटिव होता है हीट के, जैसे चीनी है, ठीक है, तो उसके लिए मैं क्रिस्टलाइजेशन का यूज करूंगा। डिस्टिलेशन और इवापोरेशन, डिस्टिलेशन दो मिसिबल लिक्विड्स के लिए इस्तेमाल होता है, इवापोरेशन ओवर अदर्स भाई जब हमारा ओनली गोल हो क्विकली रिमूव अ लिक्विड। अगर हमारा सिर्फ ये गोल है कि फटाफट से पानी गायब कर दूं और नमक वहीं रख दूं या कोई भी सॉलिड वहीं छोड़ दूं, तो फिर हम इवापोरेशन का इस्तेमाल करते हैं। क्विकली रिमूव अ लिक्विड हमारा अगर गोल ये है तो, ठीक है। तो ये होपफुली आपको समझ में आया। 9th वाला सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग था। अब बढ़ते हैं 10th वाले पे। 10th में क्या बोला है, ब्लड इज अ एग्जाम्पल ऑफ कोलोइडियल मिक्सचर। तो जो हमारा खून होता है वो कोलोइडियल मिक्सचर का एग्जाम्पल होता है। खून में होता है रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, प्लाज्मा एंड प्लेटलेट्स, ठीक है। व्हाट वुड हैपन इफ ब्लड बिहेव्ड लाइक अ ट्रू सस्पेंशन। अगर ब्लड ट्रू सस्पेंशन की तरह बिहेव करेगा तो क्या होगा, जो इसमें प्लेटलेट्स है वो नीचे जाके बैठ जाएंगे। ड्यू टू द एक्शन ऑफ ग्रेविटी वो पुचुक नीचे बैठ जाएंगे, और जब नीचे बैठ जाएंगे तो ब्लड ट्रांसपोर्ट ठीक से नहीं हो पाएगा, तो हार्ट अटैक आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। भाई हार्ट अटैक क्या, नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग भी रुक जाएगी अगर ये ट्रू सस्पेंशन की तरह बिहेव करेगा। तो प्लेटलेट्स, अगर हम कभी बैठे, मान लो हम कुर्सी पे ऐसे बैठ गए, मैं कुर्सी पे आया और ऐसे बैठ गया, तो जब मैं रेस्ट की पोजीशन पे रहूंगा तो रेस्ट की पोजीशन पे भी क्या होगा, बताता हूं आपको। रेस्ट की पोजीशन पे भी क्या होगा कि जब मैं बैठा हूं ऐसे आराम से, तो सारा जो प्लेटलेट्स है वो भी ग्रेविटी की वजह से नीचे चला जाएगा, और नीचे जाने की वजह से वो आराम से बैठ जाएगा और बॉडी फंक्शनिंग में बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी, ठीक है। इन अ ब्लड सैंपल, एक ब्लड के सैंपल में आइडेंटिफाई द डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम क्या होता है, डिस्पर्स्ड फेज वो होता है जो चीजें डूबी हुई रहती हैं, जो भी आरबीसी है, जैसे डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स हैं, तो ये तो होते हैं हमारे डिस्पर्स्ड फेज। और मीडियम होता है, इसमें डिस्पर्स्ड मीडियम होता है हमारा प्लाज्मा। जो प्लाज्मा होता है हमारा वो होता है बेटे हमारा डिस्पर्स्ड मीडियम, ठीक है। समझ में आई यहां तक कहानी। अब बढ़ते हैं आगे। 11th, यू आर गिवन अ मिक्सचर ऑफ सैंड। तुम्हें यहां पे मिट्टी, ठीक है, नमक, कॉमन सॉल्ट एंड नेफेथिलीन, नेफेथिलीन दे दिया है। नेफेथिलीन बॉल जिसमें डिस्टिलेशन जिसमें सब्लिमेशन होता है, ये फिगर वगैरह दे रखी है तुम्हें। डिपिक्ट्स वेरियस स्टेप्स यूज्ड टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ दिस मिक्सचर। इस कंपोनेंट को सेपरेट करने के तुम्हें यहां पे स्टेप दे रखे हैं, तुम्हें इनके नाम बताने।
सबसे पहला स्टेप है यहाँ पे सब्लिमेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, सब्लिमेशन। जब इसको हम हीट दे रहे हैं तो हीट देने से नेफ्थलीन तो उड़ जाएगा, ठीक है। यहां हो रहा है, फिर हम इसमें पानी मिला के इसको डिसॉल्व करा रहे हैं, ये हो रहा है डिसोल्यूशन, ठीक है। कॉमन सॉल्ट को पानी में डाला, डिसॉल्व कराया, और उसके बाद आखिरी स्टेप में हो रहा है फिल्ट्रेशन। हमने फिल्टर पेपर लगाया, और ये टेम्परेचर क्यों दे रहे हैं, क्योंकि थोड़ा टेम्परेचर बढ़ने से सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। फिल्ट्रेशन से हम क्या काम कर रहे हैं, फिल्टर पेपर की मदद से नमक वहीं रह जाएगा, पानी अलग हो जाएगा। तो ये सिंपल सा हमारा सवाल था। अब देखते हैं आगे, 12वें में क्या बोला है, वाई इज डिस्टिलेशन एन इफेक्टिव मेथड फॉर सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड एसीटोन। क्योंकि वाटर एंड एसीटोन, सवाल में ये बोला है कि हम डिस्टिलेशन का उपयोग, डिस्टिलेशन का यूज क्यों करते हैं, वाटर एंड एसीटोन को अलग करने के लिए। एसीटोन को हम कहते हैं थिनर। जो एसीटोन होता है वो कुछ ऐसा दिखता है, नेल पेंट रिमूव करने के लिए भी यूज होता है, थिनर कहते हैं। पानी और ये मिसिबल लिक्विड्स है, थिनर जल्दी बॉईल होता है, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होता है, तो इसका इस्तेमाल इसीलिए करते हैं क्योंकि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है, इसीलिए डिस्टिलेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे बोला वाटर एंड एसीटोन हैव डिस्टिंक्टली डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स, भाई सही बात है। ऑन हीटिंग एसीटोन भाई पहले वेपराइज हो जाएगा, वो जो जो मैंने बोला वो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आसान सी बात है, तो इसमें परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। तो सिंपल सा सवाल था ये तो। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारे पास, अच्छा पहले 13 रह गया, 13 करते हैं। हाँ ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है, 13 देखो। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ द डेटा गिवन इन टेबल 5.4। ये टेबल दे रखी है हमें, एनसीईआरटी के अंदर ये सवाल है, वहीं से उठाया है मैंने। ये एक टेबल दे रखी है, ये टेबल देख के तुम्हें जवाब बताना है। इसको थोड़ा मैं करता हूं जूम कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। ये रहा हमारे पास अब टेबल, को करते हैं और जूम, रुको, ये रहा। हाँ अब देखो सवाल में क्या बोला है, व्हाट मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट, सॉरी इसको यहां रखो, व्हाट मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट would be needed to prepare its saturated solution in 50 ग्राम। अगर 50 ग्राम ये दे रखा है 40 डिग्री सेल्सियस पे, तो कितना मास चाहिए होगा। देख पोटेशियम नाइट्रेट ये रहा, ये होता है पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। तो जो KNO3 भाई साहब है हमारे, वो 40 डिग्री सेल्सियस पे, 40 डिग्री सेल्सियस पे 62 ग्राम डिजोल्व होते हैं। हर 100 ग्राम पे, 100 ग्राम पे 62, अगर ये 100 ग्राम है तो ये 62 ग्राम डिजोल्व होता है। तो 50 ग्राम में कितना होगा भाई, आधा कर दे, 50 ग्राम में ये होगा 31। देख ये जो डेटा दिया हुआ है ये 100 ग्राम का दिया हुआ है, 100 ग्राम में 62 डिजोल्व होता है, तो 50 में कितना होगा, 40 पे 50 में होगा 31 ग्राम, आधा कर दो, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट, a student makes a saturated solution of potassium chloride, ये रहा पोटेशियम क्लोराइड KCl, in water at 80 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री सेल्सियस पे ये रहा इसका 54 आ रहा है, एंड लीव द सॉल्यूशन टू कूल एट रूम टेम्परेचर एट 25 डिग्री सेल्सियस। इसने 80 डिग्री सेल्सियस पे इसने इसको रखा और फिर 25 तक जाने दिया, 25 का ही यहां पे आएगा। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, जब किसी सॉल्यूशन को गर्म करके ऐसे ठंडा छोड़ते हो तो धीरे धीरे उस सॉल्ट में से वाटर निकलते जाते हैं और वो वापस से सॉलिड बनता जाता है। तो उसकी जो सवाल में पूछा है, व्हाट वुड शी ऑब्जर्व एज द सॉल्यूशन कूल्स, तो वाटर उसमें से निकलता जाएगा और सॉलिबिलिटी उसकी घट जाएगी, सीधी सी बात है। टेम्परेचर घटने से सॉलिबिलिटी घटती है, टेम्परेचर बढ़ने से सॉलिबिलिटी बढ़ती है। नेक्स्ट, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द सॉलिबिलिटी ऑफ द सॉल्ट्स, वही बोला है कि भाई क्या फर्क पड़ेगा टेम्परेचर के बढ़ने या घटने से। तो टेम्परेचर के बढ़ने से सॉलिबिलिटी बढ़ती है, टेम्परेचर के घटने से सॉलिबिलिटी घटती है। आप यहाँ पे क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं। यहां देखो, जब 10 डिग्री सेल्सियस था तो 21 था, और फिर ये 167 हो गया। जब 10 डिग्री सेल्सियस था तो सोडियम क्लोराइड 36 थी पर 100 ग्राम, बढ़ के 37 हो गया। सबके साथ ही ऐसा हो रहा है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से सॉलिबिलिटी बढ़ती है, ये बात आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये समझ में आया सवाल। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला हमें 14th वाला सवाल करना था जो हमने छोड़ दिया था। हाँ 14th वाला सवाल क्या है, 3 स्टूडेंट्स हैं। कितने स्टूडेंट्स है भाई, 3 स्टूडेंट्स हैं। 3 स्टूडेंट्स A, B and C आर प्रिपेयरिंग शुगर सॉल्यूशंस फॉर एन एक्सपेरिमेंट। तीनों शुगर सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं। स्टूडेंट ए ने क्या किया, 20 ग्राम, अरे दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, स्टूडेंट ए ने क्या किया, 20 ग्राम 80 ग्राम के अंदर डाला, ठीक है। तो क्या आएगा इसका कंसंट्रेशन भाई,
20/100 इंटू में 100, भाई टोटल तो 20 और 80 जोड़कर 100 लिखूंगा ना नीचे में, तो ये 20% आ गया। कितना आ गया बेटे? 20% आ गया। वाइट से लिख देता हूं, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा। अब देखो, स्टूडेंट बी ने क्या किया, 30 ग्राम को 80 ग्राम में डाला, तो 30 अपॉन में 110, क्योंकि 30 और 80 110 हो जाएगा, इंटू में 100, 0 से 0 कट गया, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा 300/11। 300/11 जो भी होगा 20 से तो कम ही होने वाला है। नहीं नहीं, 20 से कम नहीं, ज्यादा। ये इसके जो परसेंटेज है ज्यादा है। कि देखो ऐसे समझो इसको, इसने 80 में 20 डाला, ठीक है, तो हमारा जवाब आया 20%। इसने कितना डाला? 30 कितने में? 80 में, तो 110 यहां आ गया था, इंटू में 100। पूरा पूरा सॉल्व करके दिखाता हूं आपको, ठीक है। अब मैं आपको यहां से दिख नहीं रहूंगा, तो मैं वैसे बता देता हूं। देखो 0 से 0 काट दो ये, ठीक है, तो कितना हो गया ये? 300/11। तो 11 से इसको कर दो डिवाइड। 11 के टेबल में 2 बारी में आता है 22, बचा 8, 8 7 बारी में आता है 27, ठीक है। 7 बारी में आएगा 77, ठीक है, क्योंकि 11 के टेबल 77, 3 बचेगा डेसिमल, तो फिर ये 2 आ जाएगा, तो लगभग ये आएगा 27.2%। तो भाई बी तो ज्यादा है, बी तो ज्यादा है। तीसरे स्टूडेंट ने किया 40 ग्राम 80 ग्राम में डाला, तो 40 अपॉन 120 इंटू में 100, 0 से 0 उड़ा दे, ठीक है। या तो ऐसे कर ले, या तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा। 40 अपॉन 120 इंटू में 100, तो 0 से 0 इसका उड़ा दे, 4 के टेबल से ये 3 बारी में उड़ा दे, 4 के टेबल में 12 जाएगा। 100/3, 100/3 को तुम डिवाइड करोगे तो लगभग 33.3% आएगा, ठीक है, 33.3% आएगा। ये आया, ए आया 20%, बी आया हमारा 27.2%, और ये आया हमारा 33.3%, ठीक है। अब सवाल में बोला है which student has made the most concentrated? C. If more sugar is added to student A solution, what change you observe in the concentration? भाई ज्यादा चीनी डालेंगे तो कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। स्टूडेंट सी एड्स 10 ग्राम मोर, स्टूडेंट सी ने 10 ग्राम और डाल दिया टू हिज सॉल्यूशन, विल इट डिसॉल्व? व्हाई और व्हाई नॉट? देखो, एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं सैचुरेशन। तो सैचुरेट, इसमें क्या हो रहा है कि 80 ग्राम के अंदर ये 40 ग्राम मिला, ठीक है, आधे के बराबर। अब एक चीज होती है सैचुरेशन पॉइंट, आप जरूरत से ज्यादा चीनी पानी के अंदर नहीं मिला सकते, क्योंकि वो अपना पहले ही सैचुरेशन लेवल रीच कर चुका है, ठीक है। अरेंज द सॉल्यूशन तो हमने कर ही दिया था अरेंज। हमारा अब देखते हैं आखिरी सवाल। आखिरी सवाल में क्या बोला है, ध्यान से सुनना। 15 सवाल में आपके लिए लेकर आया था। एग्जामिन फिगर 5.26। हमारे पास ये फिगर है, इसको देखकर बताओ कि यहाँ पे हो क्या है। लिखा है आइडेंटिफाई द सेपरेशन टेक्निक। ये कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल किया जा रहा है? यहां लगा रखी है आग, आग लगा रखी है और कोई लिक्विड सा रखा है यहाँ पे, और उसको अलग कर रहे हैं। तो यूजुअली ऐसे में ये कौन सी टेक्निक यूज होती है? सब्लिमेशन। यहाँ पे सब्लिमेशन हो रहा है। देखो यहां पर क्या हो रहा है, सेपरेशन, यहाँ पे सब्लिमेशन का यूज हो रहा है। ये है सेपरेटिंग फनल, ठीक है। ये डिलीवरी ट्यूब है, इसको हम कहते हैं डिलीवरी ट्यूब। इसका नाम पूछा था तो ये डिलीवरी ट्यूब है, ठीक है। ये फ्लास्क है जिसके अंदर वो हम इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारा स्टॉप कॉक लगा हुआ है जिसको हम ऑन या ऑफ कर सकते हैं। तो यही इस सवाल के अंदर पूछा हुआ था कि हर एक का नाम बताओ। लेबल द apparatus ए बी एंड सी। तो ए बी और सी का नाम मैंने, ए बी और सी का नाम मैंने आपको बता दिया। अब पूछा है which of the following mixtures can be separated by the technique of above? सॉरी, सब्लिमेशन मैंने गलत लिख दिया। आई एम रियली सॉरी, दिस इज नॉट सब्लिमेशन, दिस इज डिस्टिलेशन। सॉरी, मैंने जल्दबाजी में मुंह से, मेरे स्लिप ऑफ टंग, मैंने सब्लिमेशन कह दिया। वो सब्लिमेशन नहीं है, डिस्टिलेशन है। डिस्टिलेशन क्या है? वो डिस्टिलेशन, ठीक है। यहां पर बोला है कि इनमें से किन किन में डिस्टिलेशन लग सकता है। पानी और एसीटोन लग सकता है, पानी और अल्कोहल लग सकता है, क्योंकि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग है। अल्कोहल एंड क्लोरोफॉर्म, अल्कोहल एंड क्लोरोफॉर्म लग सकता है, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है। पानी और नमक, यहाँ पे इवापोरेशन लगता है। नमक और सॉल्ट यहाँ पे भी नहीं होगा। अल्कोहल एंड बेंजीन, अल्कोहल एंड बेंजीन दोनों का 78 और 80 बहुत पास पास है, यहाँ पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन लगेगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। तो हमने ये जो 15 सवाल करे, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग। आई होप आपको ये मजा आया होगा करके, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये मजा आया होंगे सवाल करके। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और सवाल मुझे भेजिए जिनके जवाब मैं आपको कमेंट सेक्शन में ही दूंगा डिटेल में। तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आपका थैंक यू, ठीक है। ऐसे ही मजेदार वीडियो हम जूनियर मंत्र से आपके लिए लाते रहेंगे। और
आप अगर आपने ये एंजॉय किया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, अपने 9th क्लास के दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, अब आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।